हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सिलेक्शन का प्रोसेस करेंगे। ये तो अब तक आप सभी जान चुके हैं कि कोई भी कंपनी जो होती है सबसे पहले अपने स्टाफ को फोकस करती है। बट स्टाफ में स्टाफिंग का प्रोसेस तो हम लोगों ने पढ़ लिया, हमने ये भी समझ लिया कि जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं। लेकिन अब ये जितने भी हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट करा है, इसमें से एक दो या जितने हमारे रिक्वायर्ड हैं उनको बेस्ट पॉसिबिलिटी के साथ चूज करना, एक अच्छा कैंडिडेट चूज करना जो हमारी कंपनी को एनहेंस कर सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, तो उसको हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। मतलब रिक्रूटमेंट में मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करा, आप हमारे यहाँ अप्लाई करो, और उस एप्लीकेशन आने के बाद जब आपके पास बल्क में एप्लीकेशन आ गई, उसके बाद आपको जितने भी कैंडिडेट चाहिए थे आपने एक सिलेक्शन प्रोसेस रखा, और उस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया। यहां पर यह बात ध्यान रखने वाली बात है कि रिक्रूटमेंट जो होता है हमेशा पॉजिटिव प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग मैक्सिमम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी कंपनी में इनवाइट करने के लिए, अपनी कंपनी में एप्लीकेशंस को देने के लिए, कि मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ अप्लाई करें, हमारे पास एक पूल ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए। बट सिलेक्शन को हम लोग हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। वो नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, आप उसमें से बहुत लिमिटेड कैंडिडेट्स को चूज करते हैं। मतलब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं और आप उसमें से दो तीन चार पांच ही चूज करते हैं। इसीलिए सिलेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम लोगों को रिजेक्ट करते हैं। और रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करते हैं कंपनी में अप्लाई करने के लिए। थिंक ऑफ इट लाइक चूजिंग प्लेयर फॉर ए स्पोर्ट्स टीम। आप एक स्पोर्ट्स टीम के लिए प्लेयर्स को चूज करना चाहते हैं। दे गो थ्रू ट्रायल एंड इंटरव्यूज, और उस टीम के आप जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन चूज करना चाहते हैं उनके लिए आपने बहुत सारे ट्रायल और इंटरव्यूज रखे। सम गेट एलिमिनेटेड अंटिल द टीम फाइंड द राइट प्लेयर, और कुछ को आप तब तक एलिमिनेट करते रहे जब तक आपको अच्छा प्लेयर नहीं मिल जाता। द प्रोसेस डजंट एंड व्हेन अ प्लेयर ज्वाइन। अब यहां पर एक बार अगर किसी प्लेयर ने ज्वाइन कर लिया तो ये हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस वहीं पर ही नहीं रुक जाता। द टीम कीप्स इवेल्युएटिंग टू इंश्योर दे परफॉर्म वेल इन एक्चुअल गेम। टाइम टाइम पर उनका इवेल्युएशन किया जाता है कि ताकि वो अपना अच्छा गेम खेलते रहे। जस्ट लाइक दैट कंपनी सेलेक्ट एम्प्लॉयज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव टीम। कंपनी भी इसी तरीके से एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करती है कि ताकि एक अच्छी टीम को बिल्ड किया जा सके। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पिकिंग द बेस्ट पर्सन फॉर अ जॉब। मतलब आपके पास जितने भी कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन आई हुई होती हैं रिक्रूटमेंट के थ्रू, आप उसमें से कोई एक बेस्ट अपनी कंपनी के लिए चूज करते हैं फॉर अ जॉब फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट। हाउ डज इट वर्क्स? कैंडिडेट गो थ्रू टेस्ट एंड इंटरव्यूज। अब याद रखिएगा सिलेक्शन में आपको बहुत सारे स्टेप्स हैं, मतलब आपके कैंडिडेट को बहुत सारे टेस्ट और इंटरव्यू को फेस करना होता है। मैंने आर एलिमिनेटेड, बहुत सबको हम लोग इसमें से एलिमिनेट कर देते हैं। लाइक 100 में से आपने सिर्फ 4 को ही सिलेक्ट करा, इसका मतलब 96 जो है आपके एलिमिनेट हो गए हैं। मैंने आर एलिमिनेटेड एट ईच स्टेज अंटिल द राइट पर्सन इज फाउंड। और आप तब तक एलिमिनेशंस करते रहते हैं जब तक कि आपको सही पर्सन नहीं मिल जाता। तो सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर एज यूजुअल जितने भी प्रोसेस है आप उनको ऑर्डर में याद करेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सपोज करिए आपके पास बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा जॉब के लिए, क्योंकि आपने एक ऐड दिया था। अब जब आपके पास बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा जॉब के लिए, तो आप देखेंगे कि जो उनके बायोडेटा हैं, जो उनके रेज्यूमे हैं, उसमें से आपकी कंपनी के हिसाब से कौन से सुटेबल है। सपोज करिए आपने अपनी कंपनी में ये कंडीशन रखी है कि जो भी मार्केटिंग में आएगा उसके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
आपके पास 100 एप्लीकेशन आई, उसमें से 5 एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको बायोडेटा को देखकर, रेज्यूमो को देखकर आप उसी टाइम उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। थिंक ऑफ इट लाइक अ रेस्टोरेंट हायरिंग स्टाफ। सपोज करिए रेस्टोरेंट एक स्टाफ को हायर करना चाह रहा है। दे क्विकली लुक एट रिज्यूमे, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म्स को देखा, टू एलिमिनेट दोज विदाउट द राइट एक्सपीरियंस और स्किल। अब रेस्टोरेंट हमेशा चाहता है कि उसके पास जो भी स्टाफ है उसके पास स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जिनके पास स्किल्स नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको रेज्यूमे से देख के रिजेक्ट कर दिया। देन दे मे हैव अ ब्रीफ चैट। इसके बाद जितने भी आपके यहाँ हैं, आप उनके साथ एक हल्का फुल्का चिट चैट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, टू मेक श्योर द कैंडिडेट फिट द टीम वाइब्स। अब इनिशियल चैट से ही आपको पता लग गया कि ये मेंबर हमारे यहाँ काम कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक सीबीएसई स्कूल के लिए आपने एप्लीकेशन दी और प्रिंसिपल ने आपके साथ स्टार्टिंग में थोड़ी सी बातचीत करी और आपका इंग्लिश का प्रोनंसिएशन और फ्लुएंसी दोनों चेक कर ली, और वहीं पर ही प्रिंसिपल ने आपके फर्दर किसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले ये डिसाइड कर लिया कि आप स्कूल के लिए ऑप्टिमम हैं, फिट हैं या नहीं है, आपको अगले प्रोसेस पर लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए। दिस एंश्योर ओनली सुटेबल कैंडिडेट मूव फॉरवर्ड इन द हायरिंग प्रोसेस। अगर आप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करते हैं तभी आप अगले स्टेप्स पर आते हैं। It is like a first check to see if job applicants meet basic requirement। मतलब एक तरीके से आपकी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय चाहिए, क्या वो आपकी कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। आपने अगर एक्सपीरियंस की डिमांड करी है, क्या वो एक्सपीरियंस्ड है। आप अपने स्कूल में इंग्लिश में अच्छे बोलने वाले टीचर्स को रखना चाहते हैं, क्या उनकी इंग्लिश फ्लुएंट है। तो ये सब चीजें आप पहले ही प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में चेक कर लेते हैं। Now the second is selection test. Imagine you are hiring some of a tech job. आप एक टेक्निकल कंपनी में जॉब देने के लिए कुछ लोगों को हायर कर रहे हैं। यू माइट गिव देम अ कोडिंग टेस्ट। अब आपने क्या करा, चूंकि एक कंपनी है, टेक्निकल कंपनी है जहां पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम है, तो आपने उनको एक कोडिंग टेस्ट दिया टू सी देयर स्किल्स, इनके स्किल्स को देखने के लिए। फॉर अ कस्टमर सर्विस रोल यू कुड यूज अ रिटन टेस्ट, पेपर एंड पेंसिल टू एसेस कम्युनिकेशन स्किल। और अगर कोई आपकी कंपनी में कस्टमर सर्विसेज के लिए आता है तो आपने उसे पेपर पेंसिल देकर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया। दीज टेस्ट हेल्प फाइंड द बेस्ट पर्सन फॉर द स्पेसिफिक जॉब। मतलब आप अपनी कंपनी में किसी भी कैंडिडेट को हायर करने से पहले इस तरीके के बहुत सारे टेस्ट ले रहे हैं और उसके बाद आप जज कर रहे हैं कि क्या वो आपके कंपनी के लिए सुटेबल है भी या नहीं है। These are like exams or activities used to understand a person's ability for a job। तो एक तरीके से सिलेक्शन टेस्ट किसी भी कैंडिडेट के लिए एग्जाम होता है और ये इस बात का डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि क्या वो आपकी कंपनी के लिए सुटेबल कैंडिडेट है भी या नहीं है। अब हम लोगों ने ये तो डिस्कस किया कि सिलेक्शन टेस्ट होता है, लेकिन उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले उसमें टेस्ट होता है इंटेलिजेंसी टेस्ट, अ टेस्ट चेकिंग हाउ स्मार्ट समवन इज। इस टेस्ट में हमें ये पता लगता है कि आदमी कितना इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। इट हेल्प्स नो हाउ वेल अ पर्सन कैन लर्न और मेक डिसीजन। आदमी की डिसीजन पावर, उसकी लर्निंग पावर इससे चेक की जाती है। थिंक ऑफ इट लाइक अ पजल, हाउ क्विकली एंड एक्यूरेटली कैन समवन सॉल्व। मतलब एक तरीके से ये किसी भी कैंडिडेट का आईक्यू टेस्ट होता है जो हमें ये हेल्प करता है कि आदमी, जिस भी कैंडिडेट को हम जॉब पर रख रहे हैं, उसका आईक्यू लेवल क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट, अ टेस्ट मेजरिंग अ पर्सन पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल्स। मतलब आपने एक पर्सन का आईक्यू तो देखा, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि हम उसे अगले 20 साल 30 साल तक जॉब देंगे और हमें टाइम टाइम पर उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। क्या वो नई नई चीजें सीखना चाहता है या नहीं सीखना चाहता। तो हम सिर्फ उसी कैंडिडेट को रखेंगे जैसे जैसे टेक्निकल कंपनी में नए नए सॉफ्टवेयर आएंगे, वो नई नई चीजों को सीखना चाहेगा, तो हमारे लिए वही कैंडिडेट बेटर होगा। इट इंडिकेट हाउ वेल समवन कैन डेवलप इन द फ्यूचर। मतलब हम ट्रेनिंग देके किसी भी व्यक्ति को अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसमें लर्निंग न्यू स्किल्स की एबिलिटी होनी चाहिए। अब एक कैंडिडेट आज की डेट में तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो नई नई चीजें सीखना ही नहीं चाहता, तो वो हमारी कंपनी में लॉन्ग लास्टिंग स्टे नहीं करेगा।
It is like checking if someone has the knack for picking up new skills like learning a new language or software. सपोज करिए आपकी कंपनी किसी व्यक्ति को किसी दूसरी कंपनी के अंडर कुछ लर्निंग के लिए भेजना चाहती है और वो कंपनी जो है कनाडा में है या चाइना में। अब ट्रेनिंग से पहले आप अपने कैंडिडेट को नई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं और वो नई लैंग्वेज सीखना ही नहीं चाहता क्योंकि वो एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो चुका है, तो डेफिनेटली ऐसा कैंडिडेट आपकी कंपनी के लिए सुटेबल नहीं है। पर्सनैलिटी टेस्ट, 99% लोग बाग ये समझते हैं पर्सनैलिटी मीन्स आउटलुक, बट पर्सनैलिटी इज नॉट एन आउटलुक। Test giving clue about a person's emotion, reaction, maturity and values. आदमी की maturity, उसका reactions अलग अलग situations पर, वो कितना emotionally strong है और उसके ethics, उसकी values, ये सब चीजें मिलके personality बनाती है। हो सकता है एक आदमी जो बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग हो, अलग अलग कंडीशन में अच्छे से रिएक्ट करना चाहता हो, मेंटली मैच्योर हो और वो बहुत ही इथिकल हो। सड़क पर चल रहा है, उसके कपड़ों पर बाई चांस कीचड़ लग जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पर्सनैलिटी खराब हो गई। उसकी ड्रेस, उसके कपड़े खराब हो गए, उसका आउटलुक थोड़ा सा खराब हो सकता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी खराब नहीं हो सकती, क्योंकि पर्सनैलिटी आउटलुक नहीं होता। They help understand a person's overall personality. Imagine it's like a quiz to learn about someone's preferences, how they handle stress, or how they work in a team. मतलब एक आदमी अगर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का है तो वो अपनी कंपनी में आने वाली अलग अलग ऑड सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता है, अलग अलग कंडीशंस को कैसे हैंडल करता है और अपनी टीम को वो एक वर्स्ट सिचुएशन में भी कैसे मोटिवेट कर सकता है। तो ये सब चीजें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला ही कर सकता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट हमें ये बताता है आदमी कितना इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, रिएक्टिव है, मेंटली मैच्योर है और इथिकल है। ट्रेड टेस्ट, टेस्ट चेकिंग द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ अ पर्सन। आपने सब कुछ अब तक चेक करा, लेकिन अब तक आपने उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को तो चेक ही नहीं करा। आपकी कंपनी में जॉब के लिए आ रहा है तो फिलहाल 8% आपकी कंपनी के हिसाब से उसमें कितनी स्किल्स हैं। They measure the knowledge and proficiency in a specific job or technical area। मतलब आज की डेट में आप जिस कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं उसकी नॉलेज कितनी है अपनी फील्ड में। If hiring a chef, a trade test might involve cooking a specific dish to show skills। मतलब एक शेफ को अगर आप हायर करना चाहते हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट ये बताएगा कि 8% वो कौन कौन सी डिशेस बनाना जानता है, उसके अंदर 8% कितने अच्छी स्किल्स हैं चीजों को बनाने की, या मैं ये कह सकता हूं वो आज की डेट में कितना अच्छा हमारी कंपनी के लिए शेफ। तो इन शॉर्ट ट्रेड टेस्ट आपके कैंडिडेट की एग्जिस्टिंग स्किल्स, आज की स्किल जो आज आपकी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है उनके लिए होता है। इंटरेस्ट टेस्ट, आपको पता है कि जब भी हम किसी कंपनी में मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये एक्चुअली दो तरीके से होती है, एक आउटडोर मार्केटिंग और एक होती है ऐसा ग्रुप जो कंपनी के ऑफिस में बैठ के मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बनाती है। और आपने एक एमबीए को, एक मैनेजर को हायर करा है मार्केटिंग के लिए, तो अब आपको ये देखना है कि उसका इंटरेस्ट कंपनी के ऑफिस में बैठ के मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बनाने में है या आउटडोर मार्केटिंग में। It is like finding out if someone is more drawn to working with computers, helping people, or working outdoor. Test to understand a person's fascination for specific job। मतलब जो भी हम उसे कंपनी में काम दे रहे हैं उसका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। They reveal the type of job someone is more interested। इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो हम कैंडिडेट चूज कर रहे हैं वो कंपनी में किस टाइप की जॉब के लिए ज्यादा सुटेबल है और उसका किस जॉब में ज्यादा मन लगता है। These tests help employer understand different aspects of a candidate, ensuring they are the right fit for the job। अब यहाँ पर आपके पास 3-4 अलग-अलग तरीके की जॉब्स हैं। आप किसी कैंडिडेट को हायर करना चाह रहे हैं तो कैंडिडेट किस जॉब के लिए फिट है, किस जॉब में उसका इंटरेस्ट है, एक तरीके से एम्प्लॉयर को ये पता लगाने में इंटरेस्ट टेस्ट हेल्प करता है। नाउ द थर्ड इज, अभी तक हम लोगों ने जितने भी टेस्ट पढ़े वो सब सिलेक्शन टेस्ट के हिस्से पढ़े थे।
अब हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू बेसिकली एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है। इसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों बैठ के आपस में कम्युनिकेट करते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। ये फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन होता है। द एम्प्लॉयर आस्क अबाउट योर स्किल्स। एम्प्लॉयर आपके स्किल्स की बात करता है, आपसे पूछता है आप में क्या क्या क्वालिटीज हैं, आपका एक्सपीरियंस पूछता है, आपकी हॉबीज इंटरेस्ट इन सब के बारे में पूछता है। एंड यू शेयर टू हेल्प देम अंडरस्टैंड इफ यू आर गुड फिट फॉर द जॉब। और आप अपने वो सारे के सारी हॉबीज इंटरेस्ट वो सब बातें बताते हैं जो आपके अंदर होती है। इट इज बिट लाइक गेटिंग टू नो ईच अदर बिफोर डिसाइडिंग टू वर्क। और एज ए एम्प्लॉय आप भी कंपनी के बारे में पूछते हैं, तो एक तरीके से ये कॉन्वर्सेशन आप दोनों को हेल्प करता है एक दूसरे को समझने में। इट इज फॉर्मल एंड डिटेल टॉक टू सी इफ अ पर्सन इज राइट फॉर द जॉब। मतलब आपका कैंडिडेट बहुत सारे टेस्ट क्वालिफाई करके आ गया, उसके बाद क्या वो अभी भी हमारी कंपनी के लिए फिट फॉर जॉब है या नहीं है, तो ये एक हम कॉन्वर्सेशन से इंटरव्यू के थ्रू पता। नाउ द फोर्थ इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। इट इज लाइक पर्सनल रिकमेंडेशन। Imagine applying for a school club. They ask for a teacher or friend contact info to ask about your character and skill. इसमें क्या होता है कि हम ऑलरेडी कोई कैंडिडेट जहां पर भी काम कर रहा होता है वहां से उसका फीडबैक लेते हैं कि उसे कंपनी से क्यों हटाया गया या उसने कंपनी को ऑलरेडी छोड़ा। क्योंकि जो कैंडिडेट आपके यहाँ आ रहा है आपको तो नहीं पता कि वो किसी स्कैम में फंस के तो नहीं प्रीवियस कंपनी को छोड़ कर आया है, क्योंकि आपके यहाँ तो आकर यही बताएगा कि मेरे को वो कंपनी में ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने उसको छोड़ा। तो कहीं ना कहीं एक फ्रेशर कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हुए आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसकी रेफरेंस और बैकग्राउंड कैसा है। और यही रीजन है आज की डेट में जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिन जिन कॉलेजेस में कराए जा रहे हैं, कंपनी ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट वहां से लेती हैं, क्योंकि कॉलेज के टीचर्स जो हैं उन कैंडिडेट का एक अच्छा बैकग्राउंड बता सकते हैं। Employer do the same to make sure you are a trustworthy and reliable candidate. रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक अगर बिल्कुल ठीक निकलता है तो एम्प्लॉयर ये बात समझता है कि जिस भी कैंडिडेट को जॉब दी जा रही है वो ट्रस्टवर्दी और रिलायबल है। एम्प्लॉयर आस्क फॉर नेम एड्रेस फोन नंबर ऑफ पीपल हु नो यू वेल टू चेक योर बैकग्राउंड। एम्प्लॉयर अगर किसी स्कूल में जाकर आपको कैंपस रिक्रूटमेंट कैंपस इंटरव्यू के थ्रू जॉब देता है तो वहां तो उसके पास आपके टीचर्स हैं जिनके थ्रू वो आपका बैकग्राउंड चेक कर सकता है। अदरवाइज किसी आउटसाइडर को जब वो जॉब देता है तो उस आउटसाइडर से वो सारे कांटेक्ट नंबर से फोन नंबर पूछता है, नेम एड्रेस उन लोगों के पूछता है जो प्रीवियस कंपनी में थे, ताकि आपकी कंपनी जो है प्रीवियस कंपनी से सारे कांटेक्ट्स करके उसका बैकग्राउंड पता लगा सके। सिलेक्शन डिसीजन। Think of it like picking player for a team. After seeing who perform well in tryout and getting good recommendations, the coach decide who will be the best fit for the team. आप क्रिकेट टीम के अंदर, जिसके हमने पहले से एग्जाम्पल लिया था, आप एक क्रिकेट टीम के अंदर प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो कोच ने देखा कि मुझे सिर्फ एक प्लेयर चाहिए बट तीन प्लेयर ऐसे हैं जो सारे टेस्ट की हर्डल्स क्वालिफाई कर चुके हैं और रेफरेंस और बैकग्राउंड भी उनका परफेक्ट आया है। अब उन तीन कैंडिडेट्स में अगर देखा जाए वो इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, बट फाइनल डिसीजन कोच के अंडर में रहेगा टू एंश्योर द चूजन पर्सन कैन कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द ग्रुप। और कोच इस बात का ध्यान रखेगा कि जिस प्लेयर को वो चूज कर रहा है वो टीम में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करे। सेम कंपनी में मैनेजर के साथ होता है। मैनेजर जब कभी इस तरीके के इंटरव्यूज कंडक्ट कराता है और वहां पर मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें से 2 या 3 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो हर पैरामीटर पर फिट है, बट फाइनल डिसीजन मैनेजर का होगा, क्योंकि मैनेजर फाइनली इस बात को देखेगा कि आउट ऑफ 2 जो भी उसको एक चूज करना है क्या वो कंपनी के लिए कितना सुटेबल है। It is final choice from candidate who passes test, interview and reference check. Medical examination. ऑल्दो ये वाला जो एग्जामिनेशन होता है ये हर एक कंपनी नहीं कराती, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। सपोज करिए एक कंपनी कैंडिडेट को जॉब पर रखने के बाद उनको हेल्थ इंश्योरेंस देती है जो कंपनी अपनी पैसों से देती है कैंडिडेट को, तो डेफिनेटली वहां पर हेल्थ के लिए हेल्थ एग्जामिनेशन जरूरी है। इमेजिन इट्स लाइक गोइंग टू द डॉक्टर बिफोर ज्वाइनिंग स्पोर्ट्स टीम। एक स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन करने से पहले एक डॉक्टर के पास जाया जाता है। The team wants to make sure you are healthy and fit to perform well.
आप हेल्दी हैं, सारे के सारे टीम में काम कर सकते हैं। सिमिलरली एम्प्लॉयर वांट टू इंश्योर यू आर फिजिकली कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द जॉब यू आर हायर्ड फॉर। कि इसी तरीके से जो मैनेजर होता है या कंपनी होती है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराती है इफ रिक्वायर्ड, कि क्या आप कंपनी की जॉब के लिए परफेक्ट हैं भी या नहीं है। इट इज लाइक अ हेल्थ चेकअप दैट हैपेंस आफ्टर द एम्प्लॉयर डिसाइड टू हायर यू। लेकिन ये टेस्ट, ये एग्जामिनेशन सिर्फ तब होता है जब एम्प्लॉयर फाइनली किसी कैंडिडेट को डिसाइड कर लेता है चेक करने के लिए। लेकिन ये एग्जामिनेशन सिर्फ तब होता है जब मैनेजर कैंडिडेट्स में से किसी एक को फाइनल करता है। लाइक राम श्याम दो कैंडिडेट हैं और मैनेजर ने राम को फाइनल करा, तो राम ही इस मेडिकल एग्जामिनेशन को फेस करेगा। जॉब ऑफर, it is like receiving an acceptance letter from a college after you pass all the entrance exam। आपने एक कॉलेज में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम थे सारे पास कर लिए, अब आप क्लास क्वालिफाई कर चुके हो तो आपके पास एक सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। द लेटर वेलकम्स यू ऑफिशियली एंड गिव यू डिटेल अबाउट व्हेन टू स्टार्ट योर न्यू जर्नी। इसी तरीके से कंपनीज आपको जॉब ऑफर देती है और वो जॉब ऑफर एक तरीके से आपका इनविटेशन होता है कंपनी में कि आपको अपनी जर्नी कब से शुरू करनी है। The job offer letter welcomes you the company in specific when you should begin the new job। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं जॉब ऑफर कंपनी के थ्रू दिया हुआ एक इनविटेशन होता है जिसके अंदर आपकी सारी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स रहती है। इट इज द स्टेप आफ्टर पासिंग ऑल द टेस्ट एंड चेक वेदर द एम्प्लॉयर ऑफिशियली आस्क यू टू ज्वाइन कंपनी। और ये नॉर्मली तब दिया जाता है जब आप सारे के सारे पुराने टेस्ट पास कर चुके होते हैं और फाइनली एम्प्लॉयर ऑफिशियली अब डिक्लेयर करना चाहते हैं कि अब आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट हेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय। आफ्टर गेटिंग a job offer and saying yes, you and your employer will sign a paper called a attestation form। आपको एम्प्लॉयर ने जॉब पर रख दिया है, आप एग्री हैं, अब उसके बाद आपकी और कंपनी की टर्म्स कंडीशन सेटल होगी, आपका पे स्केल सेटल होगा, कंपनी में आपको कितनी मेडिकल लीव्स मिलेंगी, कितनी कैजुअल लीव्स मिलेंगी, कितनी लीव विदाउट पे हैं, कितनी लीव विद पे हैं, ये सारी टर्म्स कंडीशन आपके और एम्प्लॉयर के बीच में सेटल होंगी। और उस सेटलमेंट के लिए एक अटेस्टेशन फॉर्म होगा जिस पर एम्प्लॉयर और आप दोनों साइन करेंगे। This paper has important detail about you and you will confirm that they are true by signing it। It is like a proof paper for later। और एक तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये आपके और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से प्रूफ होगा कि हम लोगों ने जब जॉब ऑफर करी थी तो उस दौरान कौन कौन सी कंडीशंस हमारे बीच में थी। This is a paper that talks about your job। It includes things like your job title, आप किस डेजिग्नेशन के लिए चूज करे गए हैं, when you start working, how much you get paid, आपकी सैलरी क्या होगी, और इसके अलावा कंपनी के रूल्स। तो फाइनली हर एक एम्प्लॉय ये चाहता है कि जब भी किसी कैंडिडेट को जॉब पर रखा जाए ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय बिल्कुल साइन होना चाहिए ताकि एम्प्लॉय हमारी सभी टर्म्स कंडीशन को एग्री कर दे और फ्यूचर डिस्प्यूट से बचा जा सके। तो जब कभी आप कंपनी के ये सब टेस्ट को पास करते हैं, इन सब स्टेजेस को क्रॉस करते हैं, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है और कंपनी आपको जॉब दे देती है। तो ये आज हमने सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सारे के सारे हेडिंग्स सीखे हैं। रिमेंबर ये सारे के सारे हेडिंग्स आप इन ऑर्डर याद करेंगे। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।
एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।